नमस्कार दोस्तों, जी के भास्कर के YouTube चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य को यहाँ पे पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य जो 324 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक चला, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है वो स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त का मुद्र राक्षस और बौद्ध ग्रंथ महावंशा, मिलिंद पन्हो और महाभाष्य। इन सबों से मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को ऐसा लगा था कि भारत पे बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करने वाले हैं, और उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उस समय सारे राजा आपस में ही लड़ते थे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और यदि कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर दे भारत पे तो खंडित भारत को जीतना बहुत ही आसान था आक्रमणकारी के लिए। इसीलिए चाणक्य सोचे कि यदि खंडित भारत अखंड भारत के रूप में बन जाए तो फिर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाएगा। उस समय में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने यह प्रस्ताव बाकी अध्यापकों से को भी बताया और कहा कि यदि उस समय के प्रतापी राजा जो धनानंद थे, यदि वो उनका साथ दें तो यह संभव है, अखंड भारत का निर्माण संभव है। सारे अध्यापकों ने कहा यदि यह प्रस्ताव आपका है तो आप ही जाकर के धनानंद से मिल करके ये इस प्रस्ताव को रखें। धनानंद के पास चाणक्य पहुंचे, भारत का नक्शा लिए हुए धनानंद के पास पहुंचे। धनानंद जो बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में जाना जा रहा था, जब चाणक्य उनके दरबार में पहुंचे तो उनकी हकीकत का सामना हुआ कि धनानंद बहुत ही अय्याश राजा था। वो चाणक्य जब धनानंद के पास अपना प्रस्ताव रखे कि वो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, और यदि खंडित भारत अखंड भारत के रूप में हो जाए तो बाहरी आक्रमणकारी भारत को नहीं जीत पाएंगे। धनानंद ने उनके भारत के नक्शे को लिया और फाड़ के फेंक दिया और बोला कि लो, मैंने तुम्हारे अखंड भारत के सपना को खंड खंड कर दिया, और बेइज्जती के साथ उनको अपने दरबार से निकाल दिया। जब चाणक्य धनानंद के दरबार से वापस आ रहे थे तो जंगल में उसे चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई। चंद्रगुप्त के शिकार की कला को देख करके चाणक्य बहुत प्रभावित हुए, और चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय वापस ले आए। चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनको अपना गुरु मान लिया और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। 6 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के अपमान का बदला लिए और नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोट्स कहकर संबोधित किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। वही मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक का रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता था और उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन धर्म को अपना लिया और वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, जो मैसूर के निकट पड़ता है, उनकी पहाड़ियों पर चला गया, जहां उसने साल्लेखना यानी भूखे रहकर धीरे धीरे मृत्यु को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद बृहद्रथ,
अशोक के बाद एक्चुअली कुणाल आए थे और भी एक दो शासक थे बीच में। अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जो महान राजा थे मौर्य वंश के, वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का संहारक कह के संबोधित किया है। बिंदुसार के बाद अशोक आए। अशोक को सर्वकालीन महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। अशोक के और भी कई नाम हैं, जैसे बुद्ध शाक्य अशोक, धर्म अशोक, देवानामप्रिय, पियदस्सी। इन सारे नामों से अशोक को जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय रह चुके थे। अशोक काश्मीर तथा खेतान पर अधिकार कर लिए थे और कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था। अशोक के शासनकाल में पहली बार बौद्ध धर्म भारत के बाहर पहुंचा। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक की पत्नी महादेवी थी और उसके दो पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा थे, जिनको अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया था तथा अपनी द्वितीय धर्म यात्रा के दौरान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी का भी उन्होंने दौरा किया था। अशोक पशु बलि पर प्रतिबंध लगाए थे और अपने साम्राज्य में हर जगह धर्मशाला और अस्पताल का निर्माण करवाए थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का राजा का शासन था। उस हमले में बहुत सारी मृत्यु हुई, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक जो शिव का उपासक था उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग अभिलेख में वर्णित है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक ने इस चीज का उल्लेख किया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसके बाद बृहद्रथ आए मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे। उसके बाद 187 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई तथा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद आता है अशोक का धम्म। अशोक के धम्म जो है वो धर्म का प्राकृत रूप है तथा विश्व के सभी धर्मों का सार है। इसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, आरमाइक और यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस यूनानी भाषा को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने यूनानी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के पहले अभिलेख में वर्णित है कि पशुओं की बलि प्रतिबंधित है और 11वें अभिलेख में वर्णित है कि धर्म में बड़ों का सम्मान करना और दासों के प्रति अच्छा आचरण रखना चाहिए। धम्म जो है, अशोक का जो धम्म था उसके 11वें अभिलेख में वर्णित है कि बड़ों का सम्मान और दासों के प्रति अच्छा आचरण रखना चाहिए। उसके 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें बहुत सारी हत्याओं के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अशोक के बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं जो आकार और आयाम में समान है और चुनार से
उत्खनित बलुआ और पत्थर से निर्मित हैं। अशोक ने कलिंग अभिलेख में वर्णित किया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और उसका इस लोक तथा उस लोक में भी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने देश के राजनीतिक एकीकरण को भी पूर्ण किया। उन्होंने एक धम्म, एक भाषा और लगभग एक सी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि थी, उसको चलन में प्रचलित किया। अशोक को भारत का पहला वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है। मेगास्थनीज, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही परिश्रमी सम्राट था। चंद्रगुप्त ने गुप्तचरों की एक संस्था बनाई जिन्हें ओवरसियर कहा जाता था, जो पूरे देश की घटनाओं पर नजर रखते थे और नियमित तौर पर सम्राट को सूचना देते थे। मौर्य प्रशासन संरचनात्मक रूप से पिरामिड की तरह था, जिसमें आधार पर ग्रामीण और शीर्ष पर सम्राट थे। उस समय में कर पद्धति कुछ ऐसी थी कि वस्तुओं के मूल्य या बिके हुए सामान के 10वें हिस्से को कर के रूप में एकत्रित किया जाता था, और कर के भुगतान में किसी प्रकार की धोखे पर मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती थी। यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पशुपालन और व्यापार अन्य मुख्य व्यवसाय थे, और भू राजस्व जो है वो आय का सबसे बड़ा स्रोत था। यदि इस समय भूमि विवाद को लेकर के कोई भी पक्ष अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाती थी, तो वो संपत्ति राजा के पास चली जाती थी। भूमि कर या भूमि के क्षेत्र पर जो कर लगाया जाता था, उत्पादन के छठे हिस्से को, वो बलि कहलाता था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।